Hi folks, welcome back. So in this video I'm going to cover two companies from the housing finance space, that is India Shelter and एक हो गया Home First. So ये दोनों कंपनी के नंबर्स आ गए, बोथ आर नंबर्स आर गुड, ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर नंबर्स देखो, बट एक थोड़ा के एक प्रॉब्लम हो गया, दैट इज उनका एसेट क्वालिटी में थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं, नॉट इन जीएनपी एंड एनपीए, बट उनका जो अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स हो गए लाइक डीपीडी बकेट्स हो गए, वहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बीटी आउट रेशियोज होते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा इश्यूज हो रहा है। डीपीडी होता है आपका डेज पास ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ दर ईएमआई, बट उन्होंने अभी तक वो ईएमआई का अमाउंट पे नहीं किया। एंड आपका बीटी आउट रेशियो इट बेसिकली टेल्स द बैलेंस ट्रांसफर आउट, मतलब अगर होम पर्स के पास अभी 100 कस्टमर्स है उनके बुक में, उसमें से अभी उसके बाजू में ही अगर कोई दूसरा एच डी एफ सी बैंक खुल गया, ठीक है, एच डी एफ सी कोटक, बड़े बैंक्स, तो और वो कस्टमर्स जो है उनको आधे रेट पे अगर लोन मिल रहा है, मतलब इफ होम फर्स्ट इज लेंडिंग एट अराउंड 13-14%, एच डी एफ सी बैंक जो है दैट विल लेंड एट अराउंड 8-9%, ठीक है, सेम सेम लोन अमाउंट, सेम टेन्योर, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी कम मिल रहा है आपको। तो बेसिकली कस्टमर्स विल शिफ्ट, ठीक है, मतलब मेजरली अगर देखो तो अगर उनके क्रेडिट क्वालिटी के पैरामीटर से मैच हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ एच डी एफ सी के, तो वो शिफ्ट मार लेंगे, तो इसलिए जो बैंक्स है उनके बुक में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इनकम जो उन्होंने बुक किया था वहाँ पे उनको थोड़ा रिवर्सल लेना पड़ेगा, राइट। तो ये दो तीन थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पर ये बीटी आउट का ये अभी करंटली थोड़ा बढ़ गया। एंड दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जो अभी तक एम एफ आई एंड एमएसएमई स्पेस में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, राइट, एम एफ आई में तो 1 साल से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अभी भी चल ही रहे, बट दे आर इम्प्रूविंग। एमएसएमई में भी लास्ट क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने बोला था कि हमारा ग्रोथ उतना आएगा नहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इट विल बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग सेक्टर उनके उनके बुक में से। उनके एमएसएमई वाला बुक जो है दैट वुड बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग इन FY 26। एंड दूसरे कंपनी लाइक SBFC हो गया, SBFC इज डूइंग गुड, उनको भी थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस थोड़ा अपवर्ड रिवाइज करना पड़ा था, दिए टाइम भी थोड़ा किया है 0.1% के आसपास, बट मेजर इशू नहीं है। बट इनको बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़ा एक इम्पैक्ट भी आता है, ठीक है, क्योंकि MFI में पहले इम्पैक्ट आया, उसके बाद MSME वाले सेगमेंट में आया, एंड अभी थोड़ा होम लोन वाला सेगमेंट जो है दैट इज द लास्ट सेगमेंट, मतलब जहाँ पे एक कस्टमर डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं पे करेगा, उसका पर्सनल लोन का ईएमआई पे नहीं करेगा, बट होम लोन का तो कस्टमर हमेशा करते ही है पेमेंट। बट थोड़ा इश्यूज हो रहा है, बट मेजरली उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी तक एज एज यू नो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, ठीक है, दे मोस्टली लेंड इन आपका अनसिक्योर्ड MFI वाला सेगमेंट में, बट अभी वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। तो सब कस्टम सब ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया, उनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है वो कम कर डाला, एंड सिक्योर्ड डिवीजन मतलब होम लोन, लैब, वो वाले सेगमेंट में बढ़ा रहा है उनका सेगमेंट। तो कंपटीशन भी राइज हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है दे कैन बोरो एट अ चीपर रेट कंपेयर टू आपके एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी स्पेसिफिकली ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी। तो एक कंपटीशन राइज हो रहा है, थोड़ा एमएफआई माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई का स्ट्रेस जो है वो थोड़ा ओवरलैप होकर उनको इम्पैक्ट हो रहा है। फिर द थर्ड इम्पैक्ट इज ऑन द टैरिफ्स वाला सेगमेंट। तो टैरिफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक्ड हो गया, लेदर इंडस्ट्री से लिंक्ड हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी वाला सेगमेंट जो है, ठीक है, गुजरात में होम फर्स्ट का ज़्यादा सेगमेंट गुजरात में है, एंड वहाँ पे डायमंड वाला मार्केट दैट इज बिग, वेरी बिग, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा आगे से आगे इम्पैक्ट हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं बट हो सकता है। बट कंपेयरिंग टू ऑल द कंपनीज का जो ग्रोथ आ रहा है एंड गाइडेंस जो है अभी तक स्ट्रांग है, मतलब ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन जैसा हुआ नहीं ये स्पेस में, लाइक MSME एंड माइक्रो फाइनेंस, जहाँ पे मतलब पूरा आपका अनसिक्योर्ड होता है मेजरली। तो देखो तो माइक्रो फाइनेंस इज कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड। तो ये सेगमेंट में अभी वैल्यूएशन भी थोड़े कूल ऑफ हो गए ऑल द कंपनीज के लिए। तो लेट्स डीप डाइव एंड देखते हैं भी कि क्या चल रहा है और इन ऑल दीज कंपनीज। हाँ, आई विल शेयर माई स्क्रीन, एंड उसके बाद फर्स्ट कंपनी जो है दैट इज इंडिया शेल्टर, ठीक है। इंडिया शेल्टर का मार्केट कैप इज अराउंड 9,000 करोड़, प्राइस टू बुक जो है दैट इज नाउ अराउंड 3.1 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक आया है इन दिस क्वार्टर। अभी इनका सबसे छोटा साइज है कंपेयरिंग टू द लाइक्स ऑफ होम फर्स्ट, एप्टस, आधार एंड आवास। इनका मेजरली कहाँ से बुक आता है, इट कम्स फ्रॉम उनका लैब वाला सेगमेंट से, दैट इज 43% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड 57% जो आता है दैट इज आपका होम लोन पे। एंड कहाँ पे लैंडिंग करता है, Tier 2, 3, 4 सिटीज। तो Tier 2 में अराउंड 30-35% बुक कम्स फ्रॉम Tier 2 सिटीज,
टीयर 3 सिटीज़ में 56% के आसपास आता है, एंड टीयर 1 में बहुत कम प्रेजेंस है। तो मेजरली वो गाँव में टीयर 3 4 5 सिटीज़ में ज़्यादा लेंडिंग करते हैं। टिकट साइज भी अगर देखो, एवरेज टिकट साइज एज आई टोल्ड इट वाज अराउंड 10 लाख के आसपास, यानी जाता भी कितने कहाँ से, लेस देन 5 लाख टू द रेंज इज बिग मोस्ट, सबसे ऊपर कौन सा 25 लाख के आसपास, ठीक है। बट एवरेज अगर देखो तो 10 लाख 10 12 लाख के आसपास ये सब का। उसके बाद उनका मेजोरिटी जो दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो अभी भी वहाँ से मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, बट दे आर फेयरली नाउ डाइवर्सिफाइड बुक है, ठीक है। 15-16 स्टेट्स में प्रेजेंट है, एंड 31% जो बुक है दैट कम्स फ्रॉम राजस्थान। 80 ब्रांचेज है वहाँ पे, टोटल ब्रांचेज आर 299 बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। 16% महाराष्ट्र से आता है, मध्य प्रदेश इज अराउंड 10%, यूपी अराउंड 7%। तो मेजरली ये 4-5 जो स्टेट है वहाँ पे उनका मेजर प्रेजेंस है। एंड अभी अगर उनका ग्रोथ देखो, ठीक है, तो इंडिया शेल्टर जो इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर अगर आप सब कंपनीज को कवर करो, ठीक है। इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आवास, आधार, एंड उसके बाद इफ यू वांट टू काउंट पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, कैनफिन, वो तो सबसे खराब कंपनी है कैनफिन एंड एलआईसी। पीएनबी थोड़ा बेटर है क्योंकि उनमें थोड़ा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट वहाँ पे भी वो एमडी या सीईओ जो है उनका दैट दे हैव रिजाइन, ठीक है। इसलिए मतलब प्राइस टू बुक भी, बट प्राइस टू बुक भी कोलैप्स हो गया, एंड अभी बट इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं, तो अभी देखना पड़ेगा नया सीईओ जो आता है वो कैसा गाइडेंस देता है। सो उनका एवीएम में ग्रोथ कितना है, अराउंड 31% इन दिस क्वार्टर, सबसे अच्छा ग्रोथ था इनका। देन ये कंसिस्टेंटली गाइड करता है टू ग्रो बाय 30-35%, एंड उसके ऊपर ही करता है। डिसबर्समेंट में ये टाइम थोड़ा स्लो डाउन देखा, क्योंकि एज एज आई टोल्ड थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड थोड़ा एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली ये जो डीपीडी बकेट्स जो है वहाँ पे थोड़ा डिटीरियोरेशन लग रहा है। 30 डीपीडी, 60 डीपीडी, स्टेज 2 एसेट जो बोलना है आपको, वहाँ पे थोड़ा डिटीरियोरेशन की वजह से उन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया है के डिसबर्समेंट में। सबका बाउंस रेट बढ़ रहा है, रिजेक्शन रेट्स और थोड़ा इंक्रीज हो रहा है सब कंपनीज में इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो पैट में भी ग्रोथ है अराउंड 35%, दैट इज ऑल्सो गुड। स्प्रेड इज अराउंड 6.4%, मतलब आपका यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, दैट इज स्प्रेड, दैट इज अराउंड 6.4। आरओई भी मतलब इनका लास्ट ईयर आरओई वाज अराउंड 14-15%, अभी आते आटा इट इज नाउ अराउंड 17%। कंपनी का गाइडेंस यही है कि 18% के आसपास रहेगा इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स के आसपास, दैट इज ऑल्सो गुड। आरओई का नंबर भी ऊपर जा रहा है। जीएनपीए वॉज स्टेबल 1.2 था, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। कॉस्ट ऑफ फंड्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है दिस क्वार्टर, 10 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है इन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो उनका यील्ड थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, यील्ड का बोलो स्प्रेड्स इम्प्रूव हो सकते हैं। तो स्प्रेड एक्सपांडेड 30 बेसिस पॉइंट्स टू 6.4, लास्ट क्वार्टर अराउंड 6.1% के आसपास थे। एंड उनका एसेट क्वालिटी में भी अगर देखो तो जीएनपीए वाज अराउंड 0.9%, एंड लास्ट क्वार्टर भी 0.9 था। तो जीएनपी एंड एनपीए स्टेबल है, बट थोड़ा 30 प्लस डीपीडी में थोड़ा राइज आ गया, अराउंड 4.7% हो गया। लास्ट क्वार्टर अराउंड 4.5% के आसपास था। आरओई एंड आरओई ऑल्सो इम्प्रूव्ड वाई बेसिस पे। क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखो तो आरओई 17.2 था, अभी अराउंड 17% है। तो मतलब थोड़ा उनको थोड़ा उतना मेजर इशू नहीं, बट 17-17.2 उनका अभी तक का रेंज है इन FY26। फिर H1 का वर्सेस लास्ट ईयर, अगर H1 का अगर उनका परफॉर्मेंस देखो तो डिसबर्समेंट में 18% के आसपास का ग्रोथ है। एयूएम का तो सेम ही रहेगा ग्रोथ, क्योंकि इट इज क्यूमुलेटिव होता है, राइट। उसके बाद उनके ब्रांचेस, दे हैव एडेड 9 ब्रांचेस इन ऑन Q2 वर्सेस लास्ट ईयर, Q1 वर्सेस दिस क्वार्टर। लेवरेज उनका अराउंड 2.9 है, ठीक है। मतलब लेवरेज रेशियो उनका इट इज स्टिल वेरी लेस। तो कंपनी बोल रहा है हमारा लेवरेज रेशियो दैट कैन गो अप टू अराउंड 3.5-4 टाइम जा सकता है, एंड आरओए फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अराउंड 4-4.5 के आसपास। तो नेट नेट आपका आरओई विल बी मल्टीप्लाइड बाय आपका आरओए एंड लेवरेज, ठीक है। तो इट विल बी अराउंड होवरिंग अराउंड 18-19% के आसपास हो सकता है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। क्रेडिट कॉस्ट उनका 0.5% के आसपास है। इनका गाइडेंस भी ये रहता है कि 0.4 to 0.5% के आसपास का उनका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। उसके बाद एज आई टोल्ड डिसबर्समेंट में ग्रोथ खाली 12% आया, वो थोड़ा कम था क्योंकि अभी तक के आराम से 20% प्लस के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ लाता था। बट डिसबर्समेंट में एक थोड़ा प्रॉब्लम इसीलिए देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सब कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ेगा। एप्टस ने उनका गाइडेंस रिड्यूस कर दिया है, होम फर्स्ट ने उनका गाइडेंस रिड्यूस कर दिया है, आधार एंड आवाज आ रहा है 20% ग्रोथ इंजिन। तो एप्टस एंड होम फर्स्ट का पहले गाइडेंस रहता था टू ग्रो बाय
28-30%, ठीक है, 27-30% के आसपास। वो दोनों ने अभी बोल रहे हैं हमारा 25% के ऊपर ही खाली 25% या उसके थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो 30% तो आप भूल जाओ दोनों कंपनीज में ग्रोथ। तो इंडिया शेल्टर का एक तो उनको साइज का भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि ये छोटा कंपनी है, एंड उनका ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली आ रहा है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट का आप कॉन कॉल भी सुनोगे ना, मुझे होम फर्स्ट से ज़्यादा इंडिया शेल्टर के कॉन कॉल में कॉमेंट्री जो था दैट वाज लिटिल मोर बुलिश, ठीक है। तो आपको कॉन कॉल का एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा, कैसे कंपनी बोल रहे हैं। तो पैट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, अराउंड 35% के आसपास। एंड एसेट क्वालिटी में एज आई टोल्ड जीएनपी एंड एनपीए स्टेबल है ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। बट एक जो बड़ा प्रॉब्लम जो है दैट इज इन द 30+ डीपीडी। ये जो 3.1 से 4.5 हुआ एंड उसके बाद 4.7 हो गया। क्या होता है एज आई टोल्ड, डे 30+ डीपीडी बेसिकली डेज पास ड्यू, मतलब 30 डेज हो गया उनके डेट के ईएमआई से। मतलब अगर आज मेरा ईएमआई का डेट है 1 नवंबर को, मेरा 3 दिसंबर हो गया, ठीक है, तो यू आर मोर ड्यू बाय अराउंड 30 to 33 डेज, राइट। तो आपका जो अमाउंट होएगा ईएमआई का अमाउंट, वो 30+ डीपीडी में लाई करेगा। तो ये बोलता है आपका ओवरऑल लोन बुक के अगर कंपेयर करूँ तो अगर 100 रुपया अगर कोई ने लोन, कोई का लोन बुक का साइज है, उसमें से 4.7 रुपीज़ जो है दैट इज प्रेजेंट इन आपका 30+ डीपीडी। फिर होता है 60+ डीपीडी आता है, मतलब 2 महीना हो गया पर अभी तक ईएमआई आया नहीं। तो ये सब अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स बोलते हैं दैट टेल कि कंपनी में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है नहीं कि नहीं, आगे जाके थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है कि नहीं, या एसेट क्वालिटी में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है कि नहीं। तो इसलिए वो स्टार्टिंग से प्रोविजंस करना चालू करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला है ये नंबर थोड़ा, अभी उन्होंने अक्टूबर में बोला, उनके जो कॉन्कॉल था अभी अक्टूबर में नवंबर में था, तो उन्होंने अक्टूबर का बोला कि उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इन देयर 30+ डीपीडी एंड इट वुड कम डाउन टू अराउंड 4.4-4.5% बाय एंड ऑफ FY26। तो कंपनी बोल रहा है तो अभी देखना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा, राइट। खाली बोलने से तो कुछ काम होएगा नहीं, बट ये जो बोलता है वो हमेशा कर ही देता है। तो गाइडेंस पे देखना है हमें, और कंपनी का गाइडेंस जो दे रहा है उसके ऊपर से देखना है कि वो डिलीवर भी हो रहा है कि नहीं। कलेक्शन एफिशिएंसी अराउंड का 99% के आसपास था। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या बोलता है कि इफ यू हैव टू कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ ईएमआईज, मुझे 100 रुपया आना चाहिए टोटल ये महीने में, आपको आया खाली 95 रुपीज़, तो कलेक्शन एफिशिएंसी 95% हो गया। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है कंपनी के लिए। तो वो भी लास्ट क्वार्टर से इम्प्रूव हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद एज आई टोल्ड उनका यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स, यील्ड उनका अराउंड 14.9% है, लास्ट क्वार्टर 15% था। कॉस्ट ऑफ फंड्स 8.5 हो गया वर्सेस 8.6 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, एंड स्प्रेड द स्टेबल ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। कंपनी के अभी जो नया जो पैसा उठा रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल बोरोइंग, जो कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल फंड्स जो भी बोलना है, या तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो भी बोलना है, ठीक है, ये सब खाली टर्म्स बना है, मतलब सेम ही होता है। मतलब द लेटेस्ट रेट पे जो बोरो कर रहा है दैट इज अराउंड 8.1-8.2% के आसपास। तो आपका ओवरऑल 8.1% है स्पेसिफिकली लास्ट महीने में या ये महीने में कंसिस्टेंटली दे आर बोरोइंग न्यूअर, जो नया पैसा जो उठा रहा है इट इज एट अ रेट ऑफ 8.1%। तो अभी अराउंड अभी उनका ओवरऑल ब्लेंडेड देखो तो 8.5 है, तो वो कम हो सकता है आगे जाके, राइट, क्योंकि अभी नया पैसा भी उठा रहा है। तो ब्लेंडेड यील्ड, ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ फंड, इट कैन कम डाउन टू अराउंड 8.3। तो इसलिए उनका मार्जिन भी, अगर चलो यील्ड में भी थोड़ा कंप्रेशन भी आता है, ठीक है, 14.8 होता है, तो देन टू दे आर सीइंग अ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्प्रेड्स ऑफ अराउंड 10 to 20 बेसिस पॉइंट, मतलब 6.5-6.6% हो सकता है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो ये हो गया उनका मार्जिन का बात। ये तो हमें देख लिया कि कहाँ कहाँ पे उनका प्रेजेंस है। एंड इफ आई गो ऑन टू देयर रिटर्न रेशियोज भी अगर देखो, ठीक है, यहाँ पे उनका अगर देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ओपेक्स बाय एयूएम जो बोलना है आपको, दैट इज अराउंड 4.4। लास्ट क्वार्टर उनका अराउंड 4.5 था। तो ओपेक्स पे भी मतलब कॉस्ट कंट्रोल भी उनका अच्छा है, इतने ब्रांचेस ऐड करने के, इंस्पाइट ऑफ एडिंग सो मेनी ब्रांचेस। उनका गाइडेंस रहता है कि 40-45 ब्रांचेस के आसपास ऐड करना है। तो ये क्वार्टर उन्होंने 9 ऐड किए, लास्ट क्वार्टर अराउंड 24 के आसपास ऐड किए थे। टोटल अराउंड 33 ब्रांचेस तो उन्होंने ऐड किए इन H1 क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2, और 10-12 ब्रांचेस ऐड करना है उनको इन रिमेनिंग H2 ऑफ FY26। तो आप ब्रांच भी ऐड कर रहे हो। देन टू आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेट का जो ग्रोथ है दैट इज लेस, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि यू हैव बेटर कॉस्ट कंट्रोल ओवर योर ब्रांचेज हो गए आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एंड क्रेडिट कॉस्ट भी उनका अराउंड 0.5% का ही है, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। कंपनी का गाइडेंस यही है कि 0.4 to 0.5% रहेगा। ROA अराउंड 5.8 था, YOY देखो तो 5.6 था लास्ट ईयर, एंड 6% था क्वार्टर एंड क्वार्टर।
लेवरेज उनका 2.9 है, ये आगे जाके उन्होंने बोला इम्प्रूव हो सकता है टू अराउंड 4 टाइम्स के आसपास तो हो ही सकता है, ठीक है। एंड ROA विल कॉन्ट्रैक्ट डाउन टू अराउंड 4%, क्योंकि आपका लेवरेज जब जैसे जैसे बढ़ता है आपको ROA में आपको डिनोमिनेटर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। क्योंकि आपका ROA कैन गो डाउन गोइंग है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है ऑन योर एसेट्स, क्योंकि आपका इनकम अभी तक उतना आया नहीं है। तो ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज इज आपका ROE, तो वो 17-18% आ सकता है गोइंग है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी अराउंड 35% के आसपास है, उन्होंने बोला ये उतना ही रहेगा 34-35%। एंड नंबर्स आर गुड, ठीक है। इनका अगर आप नंबर्स देखो और उनका कॉन कॉल में भी क्या बात हुआ वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया शेल्टर का कॉन कॉल सब में से अगर देखो, जो भी मैंने एप्टस का देखा, होम फर्स्ट का देखा, आधार एंड आवास का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। आधार का आई गेस द रिजल्ट इज टुडे, एंड आवास का अराउंड इन 2 to 3 डेज में आसपास आने वाला है। तो आधार सबसे बड़ा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर देखो तो आधार हाउसिंग का साइज अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास का एवीएम का साइज है, एंड वो बोलता है 20% के आसपास। तो उनका भी कॉमेंट्री सुनना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एनवायरमेंट समझने के लिए वी हैव टू रीड द मार्केट लीडर फर्स्ट। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में इट इज द मार्केट लीडर आधार हाउसिंग। इनका देखो एवीएम का ग्रोथ गाइडेंस 30-35, कंसिस्टेंटली वो 4-5 क्वार्टर से बोल रहा है, एक साल एक 1.5 ईयर से, एंड दे आर डिलीवरिंग दैट एज वेल। क्रेडिट कॉस्ट 0.4 to 0.5%, अभी 0.5% था। स्प्रेड्स टू बी ग्रेटर देन, इजीली बी ग्रेटर देन 6%, और वो अभी अराउंड 6.4% है, तो वो भी बढ़िया है। ब्रांच में वो बोल रहा है 40-50 ब्रांचेज ऐड करने वाले, 33 ऑलरेडी ऐड हो गए, मतलब 12-13 और ऐड करना है इन Q3 एंड Q4। कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी जो इंक्रीमेंटल जो पैसा उठा रहा है दैट इज अराउंड 8.1%। कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल फंड्स अगर देखो तो दैट इज अराउंड 8.1%। अभी उनका अराउंड 8.5 था, एज आई टोल्ड उनका। अभी अगर इफ आई लुक एट, अगर उनका जो इंक्रीमेंटल जो था ब्लेंडेड, इफ आई लुक इट इज अराउंड 8.5, ठीक है। तो 8.5 से वो बोल रहा है अराउंड 8.1 हो सकता है कॉस्ट, अभी जो पैसा उठा है। तो इट इज स्पेसिफिकली टेलिंग कि उनका स्प्रेड आगे जाके इम्प्रूव होगा। हाँ, एज आई टोल्ड, प्रॉब्लम्स कहाँ दिख रहा है उनको, मैनेजमेंट ने बोला है थोड़ा स्ट्रेस। एज आई टोल्ड MFI MSME सेगमेंट में थोड़ा ओवरलैप जो था, तो सब कंपनीज ने ना, एप्टस ने बोला, फिर उन्होंने बोला दे हैव स्टॉप डिसबर्सिंग लोन्स विच इज द टिकट साइज, जिसका टिकट साइज है लेस देन 7 लाख के आसपास। तो जो कस्टमर थोड़ा ग्रे एरिया जैसा बोल सकते हैं, दैट इज विद द MSME एंड MFI, वहाँ पे थोड़ा कम लेंडिंग कर रहे हैं अभी। लेंडिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं, पर थोड़ा ग्रोथ, डिसबर्समेंट में ग्रोथ अगर आप देखो तो सबका उतना कोई खास ग्रोथ आया नहीं, सबका सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आया इन डिसबर्समेंट। खाली इनका 12% डबल डिजिट आया, बट ये इनका साइज भी छोटा है, तो ये 20% के आसपास तो कर ही रहा था डिसबर्समेंट। इनका 12% हो गया इंडिया शेल्टर का। फिर ये टैरिफ का भी इम्पैक्ट थोड़ा टेम्पररी लग रहा है, बट सितंबर में दे टोल्ड अक्टूबर में उनका ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एंड ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम जो है दैट इज रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग। तो गाइडेंस इंटैक्ट है, एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग दिस ग्रोथ फॉर, उनका लॉन्ग टर्म भी अगर देखूँ ना, दे हैव टोल्ड टू रीच 30,000 करोड़ ऑफ AUM बाय FY 30 या 2030 तक, ठीक है। मतलब नेक्स्ट 4-5 साल में दे वांट टू ट्रिपल देयर AUM, अभी अराउंड 9,000 है, मोर देन ट्रिपल देयर AUM इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो दैट इज ऑल्सो 30% कैगर। तो अगर ये 30% कैगर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक सस्टेन कर सकता है, आप देखो प्राइस टू बुक में कैसा री रेटिंग हो सकता है, क्योंकि आपका अर्निंग्स में भी ग्रोथ मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगा थोड़ा, एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज ऑल्सो अराउंड 0.4 to 0.5%। अभी अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ये सब टर्म्स, अगर आपको देखना है AUM, डिसबर्समेंट, एसेट क्वालिटी, GNPA NNPA, ड्यू पॉइंट एनालिसिस हो गया, ROE टर्म्स हो गए, लेवरेज कैसे चलता है, व्हाट आर द की मेट्रिक्स हमको अगर लेंडिंग स्पेस में स्पेसिफिकली बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, MSME लेंडर्स, डाइवर्सिफाइड NBFC हो गए, फिर आपके माइक्रो फाइनेंस NBFC, ये सबको अगर आपको समझना है, आई हैव मेड अ कोर्स स्पेसिफिकली 6-7 घंटे का कोर्स है, आपको पूरा लेंडिंग स्पेस समझ आ जाएगा। आपको कोई MBA का डिग्री नहीं चाहिए, कोई CFA का डिग्री नहीं चाहिए, कोई CA का डिग्री नहीं चाहिए। यू हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट, यू विल रिसीव द रिकॉर्डिंग्स फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली 1 साल का टेन्योर ही है, 6-7 आवर्स के आसपास का कोर्स है, एंड ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। बिगिनर लेवल से आपको पूरा समझ जाए टू द एडवांस लेवल, आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक चेकलिस्ट बनाया है, फिर पीयर टू पीयर एनालिसिस किया है, कौन से सेगमेंट में कौन से कंपनीज दैट आर डूइंग इन दिस स्पेस सबसे अच्छा कौन कर रहा है, सबसे पूरा कौन सा कर रहा है। ऑफकोर्स
टिल दैट क्वार्टर, ठीक है, मतलब Q1 के आसपास। फिर ये को लेंडिंग क्या होता है, डायरेक्ट असाइनमेंट्स, तो ये सब बहुत सारे टर्म्स है, हाउ टू रीड कॉन कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे देखना है, all these things are covered, ठीक है। द सेकंड कंपनी दैट इज होम फर्स्ट फाइनेंस। अभी होम फर्स्ट का मार्केट कैप इज अराउंड 11,700 करोड़ एंड इनका प्राइस टू बुक इज अराउंड 2.9 टाइम्स। ये थोड़ा कम हो गया क्योंकि उन्होंने इक्विटी रेज किया था, ठीक है। तो मतलब आपका इक्विटी जब भी आप बाहर से पैसा उठाते हो, QIP करते हो, आपका इक्विटी बेस बढ़ जाता है, तो आपका लेवरेज, आपका प्राइस टू बुक कम होता है क्योंकि आपका नेटवर्थ, ठीक है, मतलब नेटवर्थ बढ़ जाता है कंपनी का। तो बुक वैल्यू, ओवरऑल नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इज योर बुक वैल्यू, राइट। तो इसलिए नेटवर्थ बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम लग रहा है आपको 2.9, बट इनका पहले अगर देखो इट वाज अराउंड 3.5 टाइम्स के आसपास ही था विदाउट QIP मनी। सो अभी होम फर्स्ट का भी, एज आई टोल्ड, इनका नंबर, इनका कहाँ पे लेंडिंग कर रहा है वो भी देखते हैं। इनका हाउसिंग वाला सेगमेंट है, होम लोन, हाउसिंग वाला होम लोन, दैट इज अराउंड 83%। फिर एक लैब वाला इज अराउंड 16% है, एक शॉप लोन वाला है दैट इज 1%, ठीक है। तो मेजरली इनका दो ही सेगमेंट है, होम लोन एंड लैब, 83% एंड 16% रिस्पेक्टिवली। टिकट साइज एज आई टोल्ड, इनका भी अराउंड 12 लाख के आसपास का टिकट साइज है। एंड ये भी अभी दे आर ऑल्सो मोर फोकसिंग मोर ऑन द हाई टिकट साइज वाले सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं। उनको लेस देन 7 लाख 8 लाख में जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी, जो लेस देन 5-6 लाख के आसपास जो लोन उठा रहे हैं, इट इज़ हायर प्रोबेबिलिटी कि उन्होंने MFI MSME लोन्स भी उठाए, ठीक है। तो वहाँ पे तो वो पैसा दे नहीं रहे, वहाँ पे तो अनसिक्योर्ड होता है, तो वहाँ पे तो चलता है, आपको देव देव की ना दो, बट यहाँ पे तो आपका सिक्योर्ड है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा उनको स्ट्रेस लग रहा है क्योंकि वो लेट हो रहे हैं पेमेंट, एज एट 30+ DPD सबका बढ़ रहा है। तो ये हो गया उनका मिक्स। उसके बाद इनका भी देखो ब्रांचेस, 163 ब्रांचेस है, दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात में अराउंड उनके बुक साइज अगर देखो तो 29% के आसपास का उनका AUM गुजरात से आता है। महाराष्ट्र इज अराउंड 15%, तमिलनाडु अराउंड 12%, MP में भी अराउंड 10-12% है, एंड तेलंगाना ऑल्सो अराउंड 10%। तो 163 उनके ब्रांचेज है, 13 स्टेट्स में प्रेजेंट है। एंड उनका व्हाट वी कैन से, दे हैव एडेड अराउंड 9 ब्रांचेस इन दिस क्वार्टर, 5 ब्रांचेस, एक सेकंड मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो दे हैव एडेड अराउंड, उनके टोटल, इफ आई लुक एट देयर ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस दे हैव एडेड इन Q2। तो ये हो गया होम फर्स्ट का AUM का मिक्स एंड जोग्राफिकल मिक्स। गाइडेंस, उनका नंबर्स कैसे है, ठीक है। उनका अगर आप देखो ना, स्पेसिफिकली AUM में ग्रोथ है अराउंड 26%। अभी कंपनी पहले बोलता था कि हमारा ग्रोथ आएगा अराउंड 28-30%, ठीक है, 27-30% के आसपास का गाइडेंस रहता था फॉर FY26। और डिसबर्समेंट में वो बोलता था अराउंड 20-25% के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ आएगा, एंड 28-30% का आपका लोन बुक में ग्रोथ आएगा, ठीक है। अभी ये लास्ट क्वार्टर बोला था उन्होंने ऐसा। ये क्वार्टर में आते आते AUM में ग्रोथ आएगा 26%, चलो ठीक है, वो तो उतना कुछ मिस हुआ नहीं, 1-8% चलता है। डिसबर्समेंट्स में इफ आई लुक एट, डिसबर्समेंट में खाली ग्रोथ है 10%, ठीक है, मतलब 9.6% स्पेसिफिकली देखो इन दिस क्वार्टर। तो डिसबर्समेंट में एक्सट्रीम स्लो डाउन दिख रहा है। ये लास्ट क्वार्टर भी उनका डिसबर्समेंट का नंबर देखो उतना कुछ खास नहीं था। अभी डिसबर्समेंट ग्रोथ क्या बोलता है हमको कि आगे जाके जो फ्यूचर का AUM है, हाउ इट कैन लुक, ठीक है, मोटा मोटा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली, बट अगर डिसबर्समेंट ज़्यादा कर रहा है कंपनी, तो इट कैन टेल कि भाई कंपनी इज मोर बुलिश, कंपनी को लग रहा है कि हमें एक्सपांड करना है। कोई उनको अगर कस्टमर, उनके अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर टाइम पे कर रहे हैं, तो वाई डोंट दे एक्सपांड मोर, ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पे अगर उनको एसेट क्वालिटी में थोड़ा इशू लग रहा है, इसलिए दे आर नॉट डिसबर्सिंग मोर अमाउंट। अभी आप देखो ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट जो अभी टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे अभी सबका डिसबर्समेंट में ग्रोथ कितना अच्छा आ रहा है। क्रेडिटैक्सी ग्रामीण ले लो, बैंक्स में भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी, AU स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन, इक्विटास हो गया, सूर्योदय हो गया, ये सब का भी अभी, हाँ, डिसबर्समेंट में ग्रोथ 40-30-40-45% आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। एंड इनका GNPA भी देखो तो 1.9% है, लास्ट क्वार्टर 1.8 था। स्प्रेड्स आर इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, 5.3 हो गया वर्सेस 5.1। ओपेक्स कम हुआ है, 2.6 हो गया, लास्ट क्वार्टर था 2.7। उनका गाइडेंस भी है 2.7 to 2.8 रहेगा। हाँ, एज आई टोल्ड, ये जो 30+ DPD इनका भी डिटीरियोरेट हुआ है, ठीक है, 3.7 हो गया वर्सेस 3.5 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो ये दोनों का DPD बकेट्स में इम्प्रूव, डिटीरियोरेशन है। एप्टेस का भी आया है, ठीक है, एप्टेस का भी आया ऑलरेडी कवर्ड, उनका भी एक वीडियो बना है। ROA numbers have improved,
ROE numbers have improved। ये क्यों कम हुआ है? बेसिकली उन्होंने इक्विटी जो रेज किया था इसलिए, अगर पर उसको अगर निकाल दो, ठीक है, अगर इक्विटी बेस को, तो उनका ROE इज अराउंड 16.7% हो, विच इज ऑल्सो गुड। क्योंकि ये इक्विटी जब रेज करता है आपका नेटवर्थ बढ़ जाता है, तो आपका प्रॉफिट बट उतना बढ़ा नहीं है, तो इसलिए तो आपका ROE का नंबर दैट इज लिटिल कंप्रेस्ड। पैट में भी ग्रोथ आया अराउंड 43%, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, ठीक है, बट यहाँ पे उनका जो पहले भी ग्रोथ का जो नंबर्स था वो बोल रहा है कि हमारा अभी आगे जाके ग्रोथ वुड लुक अराउंड 25% के आसपास ही या थोड़ा ऊपर, बट मोटा मोटा जो 30% तो वो ग्रोथ अभी भूल जाओ, क्योंकि उनका साइज भी अभी बड़ा हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली 5,000 8,000 करोड़ का उनका AUM का साइज है, इट इज नाउ अराउंड 14,000 करोड़ प्लस। उसके बाद उनका अगर कमेंट्री भी देखो, ठीक है, उनका 1+ DPD बढ़ा है, ठीक है, 1+ मतलब जो टाइम पे पेमेंट आया नहीं, ठीक है, मतलब आज EMI था, नेक्स्ट डे हो गया, तो दैट अमाउंट अगर आपने पे नहीं किया तो दैट अमाउंट विल फॉल इनटू योर 1+DPD। तो 10 बेसिस पॉइंट के आसपास वहाँ पे डिटेरेशन है। 30 बेसिस पॉइंट आपका DPD, 30+DPD में 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिटेरेशन है। GNPA भी 1.9 हो गया, वैसे लास्ट क्वार्टर 1.8। क्रेडिट कॉस्ट उनका 0.4% के आसपास है, फ्लैट, एंड उनका गाइडेंस भी है, क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस ऑफ 30 to 40 बेसिस पॉइंट, तो दैट इज गुड, ठीक है। अभी तक उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है उनको, तो इन क्रेडिट कॉस्ट एंड H2 में कंपनी बोल रहा है दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो अभी देखना पड़ेगा आगे जाके इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं, क्योंकि सब कंपनीज में आप कोई भी लेंडिंग कंपनी उठा लो, H2 मतलब Q3 एंड Q4 इज मोर बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपका फेस्टिव सीजन आता है, तो मोर क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट सप्लाई ज़्यादा होता है, क्रेडिट डिमांड ज़्यादा होता है, सॉरी। तो यहाँ पे कंपनीज अच्छा खासा लोन बांटते हैं, तो डिसबर्समेंट ओवरऑल अगर पूरा अगर सब देखो, तो H2 इज ऑलवेज बेटर फॉर ऑल द कंपनीज इन द लेंडिंग स्पेस। उसके बाद इफ आई लुक ऑन टू देयर स्टेट्स, तो देख लिया हम लोग ने। उनका स्प्रेड्स एंड मार्जिन अगर देखो, तो करंटली उनका स्प्रेड्स इज अराउंड 13.4%। स्प्रेड्स का यील्ड इज अराउंड 13.4%, मतलब जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को। अराउंड का कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अराउंड 8.1, एंड उनका स्प्रेड्स इज अराउंड 5.3% के आसपास का उनका स्प्रेड है। अभी एज आई टोल्ड, उनका एक आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ओरिजिनेशन यील्ड, मतलब जो अभी जो लेटेस्ट जो लास्ट मंथ जो उनका ये क्वार्टर का जो रेट था इन द लेंडिंग, तो दैट वाज अराउंड 13.3%, बट अभी तक अराउंड वो ओवरऑल इट इज अराउंड 13.4, राइट। ये CL उनका को लेंडिंग वाला भी सेगमेंट है, तो एक्सक्लूडिंग वाला है, बट उतना कुछ देखना नहीं, ठीक है। 13.4 है, नहीं अभी 13.3 हो गया, थोड़ा कम हुआ है, बट उनका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग एट इज कम डाउन टू 7.9, जो अभी 8.1 है। तो इनका भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा नीचे आ रहा है, RBI रेपो रेट भी कट्स कर रहे हैं, ये टाइम नहीं किया, बट ओवरऑल मोटा मोटा तो अभी तक ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द बेनिफिट उनको मिल गया है, तो ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी उनका कम हो रहा है, तो स्प्रेड्स कैन इम्प्रूव मोर गोइंग हेड, तो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर इफ आई लुक एट बाउंस रेट, ठीक है, मतलब यहाँ पे बाउंस रेट जो अभी तक अराउंड 16% के आसपास ट्रेड हो रहे थे, इट हैज नाउ गॉन टू अराउंड 17.4%, मतलब क्या EMI मिस हो गया, दैट इज योर बाउंस रेट, राइट। तो वो थोड़ा बढ़ रहा है, बट उन्होंने बोला ये हमारा थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है गोइंग अहेड, तो वो भी देखना पड़ेगा। कलेक्शन एफिशिएंसी डिटीरियोरेट हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ये एक ग्रे लाइन है, दैट इज योर ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी, एंड ब्लू लाइन इज योर 1 मंथ का कलेक्शन एफिशिएंसी। डिफरेंस भी देखते हैं, ठीक है, क्या है। 98% था वर्सेज 97.9 हो गया, थोड़ा कम हुआ है। ये था ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब क्या, 100 रुपये कलेक्ट करना है ये महीने मुझे, बट एक कस्टमर का पहले का भी अगर EMI बाकी था, ठीक है, मतलब लास्ट मंथ का भी EMI मतलब 5-10 रुपये हुआ, वो भी बाकी था, एंड ये महीने का भी 5-10 रुपये, वो दोनों मिला के उसने 20 रुपया मुझे दे दिया ये महीने, तो वो दैट विल बी काउंटेड इन योर ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी, तो दैट कैन बी अबव 100% एज वेल भी जा सकता है ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी। एंड 1 EMI वाला इज बेसिकली खाली वो महीने का काउंट होता है, ठीक है, नॉट द ओवर ड्यू जो भी पेमेंट बाकी है उसको नहीं। बट दोनों नंबर में डिटीरियोरेशन देखा है हम लोग ने इन दिस क्वार्टर। उसके बाद इफ आई लुक ऑन टू देयर एसेट क्वालिटी, ये जो बढ़ रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो, 1+DPD 5.5 वर्सेस 5.4, वो थोड़ा डिटोरेट हुआ है। 30+DPD भी कंसिस्टेंटली आप देखो लास्ट 2 क्वार्टर से, ऐसा नहीं खाली ये एक क्वार्टर का प्रॉब्लम है, 1-2 क्वार्टर से ये प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इन दिस स्पेस। एसेट GNPA 1.9 वर्सेस 1.8, वो भी थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ है। NNPA भी थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी का जैसे एसेट क्वालिटी
थोड़ा डिटीरियोरेट होता है ना, मतलब वो तो इट इज स्लाइट कंसर्न फॉर द कंपनी, ठीक है। तो उतना मेजर उतना हुआ नहीं, क्योंकि ये पूरा सिक्योर सेगमेंट है। यहाँ पे एक कस्टमर है, कोई घर के लिए होम लोन ले रहा है, ठीक है। और ये सब जो कस्टमर्स होते हैं, दे आर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका पास मतलब हाई नेटवर्थ है। ये गांव में जो लोग होते हैं टियर 2 टियर 3, वहाँ पे लैंडिंग करते हैं। तो इट इज बेसिकली उनका पूरा घर, दैट इज द बिगेस्ट एसेट, बिगेस्ट उनका अचीवमेंट है, क्योंकि उनका फैमिली रह रहा है, सब ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट होम, ठीक है। क्योंकि पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड में लो ठीक है, मतलब कोई देगा नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध महीने लेट हो गया वो भी चलता है। बट यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो ये सब ठीक है। इफ आई गो ऑन टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है दिस मंथ, हाँ दिस क्वार्टर। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, इसलिए पैट में भी आप ग्रोथ वॉज गुड, अराउंड 40% के आसपास का पैट में ग्रोथ था। ये नेटवर्थ आप देख रहे हो, ये जो 25,500 से सीधा 3,850 हो गया, क्योंकि उन्होंने 1,500 करोड़ के आसपास का QIP किया था, 1,200 करोड़ के आसपास का। आरओई का नंबर यू यू विल थिंक कि इट इज डिटीरियरेटिंग, बट वो नहीं है, क्योंकि एज इक्विटी बढ़ गया उनका, तो आपका डिनोमिनेटर थोड़ा बढ़ गया इन द, क्योंकि आरओ इज बेसिकली आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय आपका नेटवर्थ, ठीक है, या तो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल जो बोल रहे हैं आपको। तो वो इक्विटी कैपिटल जो बढ़ गया, इसलिए उनका आरओई का नंबर थोड़ा कम आ रहा है। बट ये बोला, उन्होंने बोला है ये 15% का प्लस हो जाएगा इन अपकमिंग 3-4 क्वार्टर्स। एंड आरओए अराउंड 3.8 है, लास्ट क्वार्टर 3.7 था, बोल रहा है कंपनी इट कैन गो अप टू 4% इन कमिंग 3 to 4 क्वार्टर्स। तो एक साल में अराउंड 15-16% का आरओई एंड 4% प्लस का आरओए, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड फाइनली अभी अगर उनका इफ आई लुक एट द इनकम स्टेटमेंट भी, तो टोटल इनकम में ग्रोथ है अराउंड 28%, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो अराउंड 34%, पी पॉप में ग्रोथ है अराउंड 50%, ठीक है, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट फिर क्रेडिट कॉस्ट जो मतलब सबसे बड़ा खर्चा ऑन योर इनकम स्टेटमेंट, दैट इज क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजन जो बोलना है, तो वो थोड़ा बढ़ गया, इसलिए उनका पैट में खाली 43%। अगर क्रेडिट कॉस्ट का ग्रोथ अगर वाई देखो, अगर इट वुड बी लेस, ठीक है। अब देखो 57 करोड़ के आसपास का उनका क्रेडिट कॉस्ट था, वो सीधा 150 हो गया, ठीक है, मतलब 3x हो गया सडनली, मतलब 100% 200% राइज इन द क्रेडिट कॉस्ट। तो इसलिए उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपेयर टू, बट ये थोड़ा ज़्यादा मिल सकता क्यों कंपेयर टू द पीपॉप का ग्रोथ। तो ये हो गया होम फर्स्ट का बात, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी में से मुझे इंडिया शेल्टर बेटर लगता है वैल्यूएशन के टर्म थोड़ा, सबसे अगर आप देखो, ये जो 5 कंपनीज है, ठीक है, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार एंड आवास, उसमें से सबसे पहले तो हम होम फर्स्ट का कॉन कॉल भी देख लेते हैं, ठीक है। होम फर्स्ट के कॉन कॉल में गाइडेंस क्या था, देखो 25% हो गया अभी, जो पहले अराउंड 28-30% के आसपास बोलता था लास्ट क्वार्टर था। क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल है 0.3 to 0.4%, वो गाइडेंस है। ओपेक्स टू AUM जो बोलना है, कॉस्ट जो भी आपका 2.7 to 2.8, अभी अराउंड 2.6 था, दैट इज ऑल्सो गुड। आरओ इम्प्रूव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। बट हाँ, एज आई टोल्ड, प्रॉब्लम्स कहाँ पे, ये लेदर इंडस्ट्री चेन्नई में प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो गया, श्रिम्प वाले एक्सपोर्ट, क्योंकि टैरिफ जो लग गए इसलिए थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, तो एक टैरिफ का प्रॉब्लम है, एक माइक्रो फाइनेंस MSME का जो ओवरहैंग जो एक साल से चल रहा है वो प्रॉब्लम है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज द राइज इन कंपटीशन। क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो जो सब माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनीज थे, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो सब अभी आ गए होम लोन लैब में, एंड दे उनका यील्ड थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू दीज कंपनीज। तो BT आउट भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का अगर आप होम फर्स्ट का BT आउट रेशियो भी देखो ना, इट हैज़ गॉन अप टू अराउंड 7% के आसपास BT आउट हो गया इन दिस क्वार्टर। एज आई टोल्ड, देखो BT आउट रेट फॉर Q2 was 7.6%, ये यूजुअली इट रेंजेस अराउंड 4-5%। इंडिया शेल्टर का अराउंड 4.5% के आसपास का BT आउट है। होम फर्स्ट का थोड़ा बढ़ गया टू अराउंड 7-8%। तो ये थोड़ा कंसर्न है इन दिस स्पेस, क्योंकि आपका कस्टमर वो ले जा रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली तो वो ही ले जा रहे हैं दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इनकम कम हो सकता है गोइंग एंड, आपका AUM कम हो सकता है। एंड कॉन कॉल में दूसरा कंपनी, ये कोर हाउस मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये सब कंपनीज को अगर देखो तो। बट ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ये जो 2-3 कंपनियां, दे आर डूइंग गुड, एंड उसमें से अभी तक जो कर रहे थे अच्छा, बट उसमें से अभी ये जो 2 कंपनी है, एप्टस एंड होम फर्स्ट, ये दोनों का देखो प्रीवियस ग्रोथ गाइडेंस was अराउंड 28-30% दोनों का, हाँ ठीक है, होम फर्स्ट एंड एप्टस का। ये हो गया अभी दोनों का 25% ग्रोथ, एप्टस का भी नंबर्स आए, ठीक है, ग्रोथ
22% के आसपास ही आया हो इन FY20 इन Q2। अभी तक आधार एंड आवास का अभी तक नंबर नहीं आया, बट वो भी मतलब 20% के आसपास का ही इंजन है इन द ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है कंपेयर टू द टॉप 3 कंपनीज। तो इनका कोई अभी तक ग्रोथ नंबर आया नहीं फॉर FY20 Q2, बट आई एक्सपेक्ट 20% के 20-21% के आसपास का ग्रोथ आएगा आधार का, एंड आवास का भी 19-20% के आसपास का ग्रोथ आएगा। अभी एज आई टोल्ड, ये तीनों कंपनी में से इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट एंड एप्टस, जो अभी तक, पहले तो कैसा था कि होम फर्स्ट जो था दे यूज टू गेट 30% ग्रोथ, एंड इंडिया शेल्टर 30-35 दोनों करते थे, वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर अभी FY26 में आते आते इंडिया शेल्टर बोल रहा है कि हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रीवियस उनका गाइडेंस देखो 30-35 था Q1 में, अभी भी वही है, इंटैक्ट है गाइडेंस, क्योंकि साइज भी छोटा है तो दे कैन गेट बेस इम्पैक्ट भी थोड़ा अच्छा आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। होम फर्स्ट ने ये टाइम किया 26%, गाइडेंस 28-30 था, वो कम करके 25 कर डाला, तो दैट इज अ बैड साइन कोई भी कंपनी के। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब लॉस हो गया, ये नहीं, बट उनका जो वैल्यूएशन उनको मिल रहा था, ठीक है, होम फर्स्ट को 3.2 3.3 टाइम्स, वो अभी इट इज नाउ कंपेयर्स टू अराउंड 2.9 टाइम्स। एक तो QIP का भी इम्पैक्ट था, अभी थोड़ा उनका रिजल्ट में भी उनका जो कॉन कॉल था उतना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू इंडिया शेल्टर। वैल्यूएशन के टर्म्स में भी आप देखो, एप्टस तो मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि 3.5 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है। ग्रोथ में भी मतलब उतना कुछ आ नहीं रहा है, बोला था, बट 28-30% किया 22% है, ठीक है, वेरी सबसे तीनों में से सबसे स्लो का ग्रोथ है ऑफ एप्टस, ठीक है, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस में से एप्टस 22% का ग्रोथ गाइडेंस ग्रोथ आया, एंड गाइडेंस इज 28-30% पहले, अभी वो कम करके 25 कर डाला। होम फर्स्ट ने बोला था पहले 28-30%, अभी 25% प्लस कर डाला गाइडेंस, एंड इंडिया शेल्टर 30-35% का ग्रोथ गाइडेंस 31% किया, एंड वो गाइडेंस इंटैक्ट है फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 2 ईयर्स, तो समझ लो 30-35 तो कर ही लेगा। तो आउट ऑफ ऑल इंडिया शेल्टर लीड्स द पैक विद द ग्रोथ, विद टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन भी आप देखो 3.1 टाइम्स का वैल्यूएशन है, बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन उनको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, एप्टस को तो बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएशन है 3.4 टाइम्स, एंड ग्रोथ तो खाली 22% आ रहा है, गाइडेंस तो मीट हो नहीं रहा है, लोअर लोअर मतलब जो कम किया गाइडेंस वो भी मीट हुआ नहीं, 22% ही आया दिस टाइम। यानी आधार एंड आवास का 20% के आसपास का ग्रोथ रहता है, बट मुझे वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनका साइज छोटा है, एंड देर आर बेटर PS अवेलेबल दैट आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट एंड एट चीपर वैल्यूएशन, ठीक है। मतलब आवास का ग्रोथ इज अराउंड 18%, उनका ग्रोथ लास्ट टाइम अराउंड 16% आया था, इंडिया शेल्टर का 34, मतलब मोर देन डबल से ग्रोथ कर रहा है इंडिया शेल्टर कंपेयर टू आवास। ऑफकोर्स साइज भी छोटा है इसलिए भी हो सकता है, बट हाँ, ये स्पेस में अभी टेम्पररी थोड़ा इशू हो सकता है, बट ओवरऑल द नंबर्स आर लुकिंग गुड, एंड कंपनी का इंडिया शेल्टर का सबसे अच्छा गाइडेंस है, ठीक है, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, ठीक है, उतना रखते हैं, थैंक यू।